बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और आज हमारा वीलॉग के लिए मैंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्ट को इनवाइट किया है। जिस तरह के मैंने आपको जिक्र किया था अपने पिछले वीलॉग में कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बुरा हाल हुआ है उसके मुतालिक हम बात करेंगे और जो स्पेशलिस्ट हैं जो इस चीज को समझते हैं उनको इनवाइट किया। मेरे आज के मेहमान बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, वेलकम टू हैदर मेहदीज पर्सपेक्टिव्स। Thank you very much, Sab. Thank you for inviting me. जी, बहुत शुक्रिया। क्विक वन व्यूअर्स, मुजम्मिल असलम साहब जो है बहुत एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है। इस वक्त ये पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है इकोनॉमी और फाइनेंस में। पिछली हुकूमत जब उनकी थी उसमें ये इनके फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन थे। इनके पास माशाल्लाह 15 साल तजर्बा है इकोनॉमिक्स में, इक्विटी रिसर्च में, बिजनेस डेवलपमेंट में, कैपिटल मार्केट्स में। और इनका जो काम इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया है, जो रिसर्च किया है और जो इन्होंने पेपर्स लिखे हैं, वो बहुत हुकूमती इदारे गौर से उसको फॉलो करते हैं बिकॉज उसमें बड़ी डीप रिसर्च होती है। मुजम्मिल साहब हैज 4 डिग्रीज। इनके पास बीकॉम है, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस डिग्री इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। ये मैं बताते हूँ मुजम्मिल साहब, ये बहुत मुश्किल डिग्री है। ये मुझे याद है, ये जब शुरू हुई थी मैंने भी अप्लाई किया था, उसमें इतना मुश्किल उसका क्वांटिटेटिव एलिमेंट था मैथ्स का कि मैं तो खैर भाग ही गया और मैं उधर से। और उसके बाद माशाल्लाह मुजम्मिल साहब ने मास्टर ऑफ साइंस की भी डिग्री इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, यूके से। और ये भी बताता चलो कि मैंने भी 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में गुजारा था, अपने पीएचडी करने की कोशिश कर रहा था, डीबीए करने की कोशिश कर रहा था हायर एजुकेशन में। तो मुजम्मिल, थैंक यू अगेन। मुजम्मिल, स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी बिल्कुल कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो कि मैंने पिछले वीलॉग में बताई और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, IMF कहती है हमें $40 बिलियन चाहिए अगले जून 2023 तक। 34 बिलियन आपको चाहिए रिसोर्स के लिए, 6 बिलियन आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए। इस वक्त तक, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आखिर तक, हमें सिर्फ $4.2 बिलियन मिले हैं। बैंकों ने इनकार कर दिया, बॉन्ड हम फ्लोट नहीं कर सकते, हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो तकरीबन रद्दी हो चुकी है। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान का, थोड़ा सा समझाएं हमारे लिसनर्स को। पहले तो मैं सर आपको ये बताता हूँ कि हमारी जो बदकिस्मती है कि हम IMF को या कोई और इदारे को अपना जो है मतलब सब कुछ मान लेते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि इनको सब कुछ पता और हमें कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेट में दर्द है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे मेरे पेट में दर्द है, ग्राउंड रियलिटी नहीं देंगे, डॉक्टर को नहीं पता लगेगा आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है या कहाँ पे दर्द है। फिर उसके बाद डॉक्टर जो है इलाज या आपके टेस्ट कराता है। इधर क्या होता है कि हम डॉक्टर, जो हमारा IMF है, वो हमें हमारी बीमारी की पेशगी इतला करता है कि आपको जो है इतने अरब डॉलर चाहिए, आपके जो है इतना बड़ा खसारा होगा। अच्छा, जब वो हमारा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारी सरकार उसको जब वो IMF बताता है ना, तो उसको रिलीजियसली कहती है यस, ओके, ये तो बहुत बड़ा मसला होने वाला है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि एक डॉक्टर आपको खुद रास्ते में पकड़ ले और आपको कहे कि तुम्हारे तो सर में दर्द है, तो समझ जाए ना कि डॉक्टर भी 2 नंबर ही होगा फिर, कि ये तो कोई काम वाम जो है निकालने हैं उसने, ठीक है ना। ठीक है। तो मैं IMF की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन IMF की ऑन द ग्राउंड ग्रिप पाकिस्तान पे बहुत कमजोर है मैक्रो से। 2018-19 में जब PTI की हुकूमत आई थी तो हमें 19 अरब डॉलर का खसारा मिला था नून से। IMF ने प्रेडिक्ट किया था कि हम उसको 24 तक ले जाएंगे, 24 अरब डॉलर तक, और असल में वो 13 हुआ। फिर जिस साल 13 हुआ, IMF ने कहा हम 17 अरब डॉलर करेंगे 2019-20 में, असल में वो 7 हुआ। फिर तीसरा साल 20-21 का आया तो IMF ने कहा हम 10 अरब डॉलर करेंगे और असल में हुआ 1.9 अरब डॉलर। इसी तरीके से IMF ने जब हमारी कोरोना में प्रेडिक्शन की थी 1% GDP, हमने किया 5.7। लास्ट ईयर जो अभी ये जो खत्म हुआ है जिसमें हम गए, IMF ने कहा पाकिस्तान 3.5% से ज्यादा, पहले उन्होंने
2.5 किया था, फिर 3.5 कर दिया कि 3.5% पे लाइन लगा दी थी कि इससे आगे नहीं जाएगा, हम 6% पे रोके। तो एक स्टैब्लिश फैक्ट में आपको 4 साल का पिछले ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं। IMF ने प्रोग्राम में आपकी आर्म ट्विस्टिंग करनी थी, तो आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए उन्होंने आपको बता दिया कि $34 बिलियन का गैप है आपका फाइनेंस, जैसे आपने खुद भी अभी अर्ज किया कि इसमें जो है $22 अरब आपने कर्ज में वापस करना है और $12 अरब आपने खसारा कर देंगे, और $6 अरब तो आप अपनी जो है ताकत बढ़ाएं, $40 अरब कर लें, वो $6 अरब से रिजर्व बढ़ाएं क्योंकि रिजर्व भी आपके कम है। पहला सवाल ये है कि हमारा $12 अरब खसारा नहीं आ रहा। अभी आपसे बात करने से पहले स्टेट बैंक का इस महीने का करंट अकाउंट खसारा जारी हुआ है वो $0.5 अरब है, और पिछले महीने तो $350 मिलियन था, इससे भी कम था। 5वां महीना हम आ चुके हुए हैं, तो अगर हम $0.5 अरब की एवरेज भी लें, क्योंकि इसहाक डार और इन्होंने मईशत बंद कर दी हुई, लॉकडाउन लगा दिया हुआ, कर्फ्यू लगा दिया हुआ है, तो अगर आप उसको $500 मिलियन को भी अगर आप एवरेज पकड़ ले तो $6 अरब बनता है। तो पहले तो $6 अरब का हिसाब ही गलत हो गया। तो हमारी बदनसीबी यह है, हमारी जो, मैं इसमें ब्लेम करूंगा हुकूमत पाकिस्तान को, और ये PTI की भी साथ हुआ था। मैं आता था तो मैं जब आया था तो मैंने ये चैलेंज किए थे नंबर ग्रोथ के, करंट अकाउंट के, कि ये आपकी ये होंगी, और क्योंकि हमें, देखिए मैं अपने आप को प्योर इकोनॉमिस्ट नहीं कहता, मैं अपने आप को एकेडमिक इकोनॉमिस्ट नहीं कहता, अपने आप को मैं कहता हूँ हम मार्केट इकोनॉमिस्ट है। मार्केट इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो रोजाना की बेसिस की इंफॉर्मेशन को, मार्केट को देख रहे होते हैं और उसके बाद जो है उस पे बता रहे होते हैं कि हाउ टू टाइम दिस मार्केट, और आपने किस तरीके से उससे पैसा कमाना, ठीक है ना। तो उसकी, इसीलिए आप देख लें कि आप भी उधर यूरोप, US साइड पे और कनाडा साइड पे हैं, तो वहां पे जब भी ट्रेजरीज वगैरह में लोग आते हैं, गोल्डमैन सैक्स से आते हैं और इस तरह करके JP मॉर्गन से आते हैं, वहां पे हार्वर्ड का जो है PhD डॉक्टर जो है वो नहीं आता, वो मतलब इस तरह की पोजीशंस में, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होते हैं, उनको एग्जैक्ट पता होता है कि पल्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट इज पल्स, आप पल्स को मिस कर जाते हैं। अच्छा, अब वो हम सारों ने जो है ना, जब IMF ने वो आपको पर्चा दिया तो पहले तो सबको डरा दिया, उसके बाद जो है अब हम सारे जो हैं उसके पीछे कि ये होगा कैसे, होगा कैसे। IMF ने आपको पाकिस्तान का उसकी बेसिस में सख्त तरीन प्रोग्राम दे दिया। अच्छा, पहले बीमारी बताई कि बहुत सख्त बीमारी है, और बीमारी को सख्त बताने के बाद बहुत सख्त दवाई भी दे दी, प्रिस्क्रिप्शन ऐसा दे दिया कि मतलब आपके वो कीमो वाला दे दिया प्रिस्क्रिप्शन कि आपके बाल भी उड़ जाएंगे और आपकी जो है साइड इफेक्ट्स भी आ जाएंगे। यही हुआ ना प्रिस्क्रिप्शन। आप देखें ना, जो इन्होंने टैक्सेस लगाए, जो तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें, एक्सपेंडिचर्स पे कट, तो वो सारे तो लोगों के तो कपड़े वपड़े सब, बाल वाल सब उड़ा दिए ना। इस वक्त तो पाकिस्तान में आप इफेक्टिवली देखें तो मिडिल क्लास तो मतलब उड़ गई है, वो इतनी बुरी बेचारी उड़ गई है कि वो अपने एक तरफ देख रही है, या यूटिलिटीज को देख ले, बिल को देख ले, या बच्चों की एजुकेशन को देख ले। और जो पुअर क्लास है वो तो मतलब उनकी तो इस वक्त मेरे ख्याल से कैलोरीज पर डे वाला मैटर जो है ना वो भी मतलब उड़ गया है। बस आप कह रहे हैं अपने रोजमर्रा की गजा खाने के लिए भी पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, पहला तो ये एस्टिमेट गलत हो गया, मैंने आपको प्रूफ भी किया कि 4 महीनों में करंट अकाउंट का क्या हो। अब दूसरी बात अब आप आ जाए कि ये गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट भी जो है ना हमारी ऑनेस्ट नहीं होती। इसहाक डार साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। इसहाक डार साहब फाइनली जब खुद सीट पे आके बैठ गए तो वो, उनको जो है ना हर चीज जिसे कहते हैं कि मुंह से जो मंफी हो निकालने वाले को वो कहते हैं वो कुफर कर रहा है। अब आप भी बैठे हुए हैं, आपने भी देखा होगा कि ड्यूरिंग द PTI गवर्नमेंट कितने प्रोपोगेंडास रोज होते थे। हालांकि कोविड था 1 in 100 ईयर वाला, उसके बावजूद इन्होंने मुल्क को यूं कर दिया, इन्होंने मुल्क महंगाई को यूं कर दिया, डॉलर को यूं कर दिया, बिजली को यूं कर दिया, आम आदमी मार्च कर दिए बाकायदा। जब हम गवर्नमेंट में थे तो ये हमें कहते थे कि आप IMF के पार्टनर इन क्राइम है, आप PTIMF है, आपने मुल्क की खुद मुख्तारी भेज दी। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इन्होंने हम पे तौहीन IMF लगा दिया कि इन्होंने तो IMF से मुआहिदा किया था और IMF को यूं किया था, इस पे इन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया।
अब इन्होंने आईएमएफ, जब हम पे तौहीन आईएमएफ लगा के खुद आईएमएफ, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसी प्रिस्क्रिप्शन उसकी एडॉप्ट की कि पूरा मुल्क उड़ा दिया। 29 अगस्त को इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम अल्लाह अल्लाह करके 5 महीने बाद, 4 महीने बाद फाइनलाइज किया और उसको 2 महीने नहीं संभाल सके। 26 अक्टूबर को आईएमएफ को पाकिस्तान आना था और 26 अक्टूबर को पाकिस्तान आना था और 9th रिव्यू का स्टार्ट करना। 26 को नहीं आया, फिर 3 नवंबर की एक टेंटेटिव डेट आई, 3 नवंबर को नहीं आए, फिर उसके बाद जो है ये 16 नवंबर की डेट आई, वो भी गुजर गई। अब कह रहे हैं इधर और वाली 29 नवंबर या बाद में, जब तक ये गवर्नमेंट जो है नए 800 अरब के टैक्सेस, पेट्रोल पे सेल्स टैक्स, ये तमाम चीजें नहीं लगाती। वो कह रहे हैं जब तक 800, सॉरी मुजामिल, जब तक 800 अरब के मजीद टैक्स नहीं लगाएगी हम नहीं आएंगे मिलने के लिए। नहीं आएंगे क्योंकि इसहाक डार साहब का 25 साल का आईएमएफ से डील करने का तजर्बा है। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था मैं 25 साल से इनको डील कर रहा हूं, मुझे आप ना बताएं कि कैसे डील करना है। ये जो बातें और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आईएमएफ तक जाते हैं। वैसे तो वो पिछले 25 साल में मुश्किल से 4.5-5 साल वजीर खजाना रहे, बाकी 20 साल पता नहीं किस प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करते थे वो, लेकिन चले मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा 25 साल का मेरा जो है ना इनके साथ डीलिंग का तजर्बा है, मुझे पता है इनको कैसे वो करना है। अगले कह रहे हैं कि भाई आपका वजीर खजाना आप हमसे तय करके गए और इधर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो अब वो जो है फंस गई है गोट उनकी, लॉन्ग मार्च चल रहा है, वैसे ही पॉलिटिकल कैपिटल उड़ गया हुआ है, इलेक्शंस का टाइम आ गया हुआ है, मैं तो समझता हूं। अब वो मजीद ये इन टैक्सेस को खेलने जाते हैं तो दैट विल बी द प्रॉब्लम। अब हुआ ये है कि एट द सेम टाइम, क्योंकि आप भी जो है इस रीजन में है, नॉर्थ अमेरिका साइड पे, तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में जो कमोडिटी सुपर स्पाइक की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स वहां पे काफी बढ़ गए। जी बढ़ गए। दुनिया में एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई ड्यू टू स्ट्रॉन्गर डॉलर और हायर इंटरेस्ट रेट्स। जी। अब हमें जो है हमारी जो बोरोइंग होती थी उसके 3-4 हिस्से। पहला हिस्सा है हम बोरो करते थे मल्टीलैटरल से, जैसे जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इदारे ये हर वक्त होते हैं, ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। मतलब अच्छे इकोनॉमिक हालात हो दुनिया के, बुरे हो, दे हैव द फंड्स, रिजर्व्स एंड मतलब इनकी कोई फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि ये आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। इनकी बैंक लाइंस होती हैं, जो भी होता है। दूसरा फिर आपका होता है बायलैटरल, यानी कि आपके दोस्त ममालिक हो गए या वैसे ही फॉरेन कंट्रीज हो गई, आप उनसे लोन लेते हैं। उसमें आप पाकिस्तान के जो है 4-5 ही नाम है, कोई बड़ी लिस्ट नहीं है। इसमें गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरब है, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका आ जाता है, और यूके वगैरह ये तो हमें, और चाइना ठीक है। अब बायलैटरल कंट्रीज जो है ना वो एक फटीक का शिकार हो चुकी हुई है। फटीक मतलब कि दे दे के थक गई। जी, मतलब वो ये कि यार आप को मतलब किस अकाउंट में दें, या कि कर्ज की अकाउंट में दें या आप इमदाद की शक्ल में दें। क्योंकि कर्ज की शक्ल में देते हैं तो आप कहते हो कि ये कर्ज अब पूरा हो गया, वक्त वापस इस कर्ज को वापस रोल ओवर कर दो। तो वो जो है आप जो है कर्ज को वापस नहीं कर रहे और बढ़ाए जा रहे हैं, उनसे लिए जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में देखें हमने बहुत फेवर्स भी की हुई है। ये ममालिक हमें कहते हैं, ताने देते हैं, हमें भी थोड़ी सी असेसमेंट करनी चाहिए कि जब हमें भी जवाब हमारे पास होने चाहिए कि अगर हमें चीन कहता है कि यार मैंने आपको 25 अरब डॉलर अब तक कर्ज दे दिया है, तो आप 25 अरब डॉलर की तो साल की 25 से भी ज्यादा की जो है आप चीन से दरामद कर लेते हैं, और उसकी एक मतलब आप बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, ठीक है ना। उसने आपको पैसे ज़कात में नहीं दिए हुए, आप भी वो पैसे से वापस चीन में ही खरीदारी कर लेते हैं जाके, ठीक है ना। और चीन आपसे बहुत पैसे कमाता है। फिर इसी तरह आप चीन ने कारखाने लगा दिए पाकिस्तान में, बिजली के, ये वो सी पैक, तो वहां से ची पैक वो बहुत बड़ा चीन जो है पैसा उठाता है आपसे, लंबा चौड़ा पैसा उठाता है। फिर उन्होंने उस पर टैक्स कंसेशंस ले लिए जो एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी कंपनी को नहीं होती। उधर भी उनको बड़ा फायदा है उससे। ये हमारे जो लोग हैं ना, मैं ये कहूंगा कि मेरी भी गवर्नमेंट जब थी तो ये हमारे अंदर
हिम्मत नहीं है कि कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं यूं ना करते। आप मतलब अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस की तरह ही बात करें। आप उनके आगे मतलब इतने कमजोर, लाचार और उनकी मिन्नतें करके जब मांगेंगे तो वो तो आपको फिर टाइट करेगा। अच्छा, अब आ जाए, दूसरा आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब भी हम कहते हैं जी हमें वहां से इतने अरब डॉलर का ऑयल मिला है, हमें यूं मिला है, हमें 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट मिला है, नो डाउट मिला है। बट एट द सेम टाइम रेमिटेंस भी वहां से आती है। लोग कहते हैं सबसे पहले तो भाई रेमिटेंस फ्री में नहीं आती। अगर हमारा आदमी वहां 1000 दरहम या रियाल में या 1500 रियाल में काम कर रहा है, वही आदमी अगर आप किसी और मुल्क से लाएंगे तो 3000 में काम करता है। तो आपको एक चीप लेबर रिसोर्स हमने प्रोवाइड की है, ठीक है ना। तो वो वहां पे पूरी अपनी मेहनत के पैसे लेता है, और वो किस तरह रहता है सबको पता है। वहां बेचारा अपना पेट भी काटता है, एक कमरे में 10-10 लोगों के साथ रहता है, कोई इलाज की सहूलत नहीं होती, कुछ नहीं होती। यूरोप में आ जाए, इधर उधर आ जाए, अगर कोई एक्सपैट काम करता है तो उसको इलाज वैसा ही सहूलत है जैसी एक वहां के लोगों को है। जी अगर आप यूके सेकंड में, रेट सिटीजन नहीं है बल्कि थर्ड रेट सिटीजन नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर आप इन कंट्रीज में चले जाए तो इफ यू हैव इंश्योरेंस ठीक है, वरना तो बस वो बेचारों को इलाज भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप उनको रिसोर्सेज देते हैं। फिर पाकिस्तान की इस वक्त दरामदाद की सबसे बड़ी अगेन जो कमोडिटी है वो है ऑयल, एनर्जी, जी, ठीक है ना। वो आप पूरी की पूरी इन ममालिक से खरीदते हैं। आप उनकी भी बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल, और आप उनसे तेल लेते हैं। आप उनसे 25 अरब डॉलर का तेल लेते हैं, 1-1.5-2 अरब डॉलर का आपको डेफर पेमेंट में दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप किसी से भी काम करेंगे इससे कहीं ज्यादा दे देंगे, मतलब ठीक है ना। मुज़म्मिल आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, थोड़ा अपराइट हो आप, थोड़ी बात करें, नेगोशिएट करें। अभी जैसे रशिया ऑयल की बात हो रही है, अगर आप रशिया से ऑयल ले लें तो आपको 30% सस्ते की बात हो रही थी। यानी 20 अरब डॉलर का भी आप तेल ले रहे थे, 30% सस्ते का मतलब 6 अरब डॉलर साल के बच गए। 6 अरब डॉलर बच गया, बिल्कुल। आप मतलब एज अ बिजनेसमैन डील ही नहीं करते। इंडिया बिजनेसमैन डील करता है, एज अ बिजनेस कंसर्न डील करता है। वो कहता है मैं मार्केट हूं। अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है तो हम भी तो 5वीं आबादी है, छठी आबादी है, कोई हम कोई 50वीं आबादी थोड़ी है। हमारी भी कंजम्पशन बास्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी बहुत मजबूत कंजम्पशन बास्केट है। वो एक अलग बात है, अब ये महंगाई हो रही है तो इसमें थोड़े लोगों की कमर टूट गई, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे वापस आमदनी वगैरह, ठीक है ना। अब आ जाए कि ये बात आपसे मैंने की तो वो हमें एक ताना दे रहे हैं, अब हम आपको कब तक देते रहे, चलाते रहे, ये वो करके। प्राइमरीली वो जियो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे अमेरिका है, जो भी है। तो उस पे वो हमसे बहाने करते हैं, हमें कहते हैं कि आप लोग जो है अपनी जो है मैक्रो इकोनॉमिक सही नहीं करते, आपका खसारा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वहां से पैसे जो है, दूसरी सोर्स हो गई बायलैटरल, मैंने आपको बताई। पहली क्या बताई थी, क्योंकि बात लंबी हो गई, मल्टीलैटरल बताई, फिर बायलैटरल बताई। तीसरी सोर्स है कमर्शियल लैंडिंग। बिल्कुल, कमर्शियल लैंडिंग जो गवर्नमेंट जो है, हाँ, नॉर्मल बैंक्स जो है जिनसे हम लोन लेंगे। एग्जैक्टली, नॉर्मल बैंक जो है आपके मिडिल ईस्ट के बैंक है, यूएस के बैंक है, वो आपको बैंक लाइन्स दे देते हैं। वो जो है एक्सपेंसिव बोरोइंग होती है, वो आपसे जो है महंगे पैसे पे थोड़ा सा लोन मार्केट बेस्ड रेट होता है। ये जो बायलैटरल होती है कंसेशनरी होती है, और ये मल्टीलैटरल भी कंसेशनरी होती है। तो वो जो है मार्केट बेस्ड होता है। मैं समझता हूँ मार्केट बेस्ड देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें शराइत नहीं होती कि आप हमें इतने ठेके देंगे, आप हमें कंसल्टेंसी देंगे, आप हमें ये मल्टीलैटरल जो है, ये सारे ये मांगते हैं। ये जो आपको उधार है, हाँ, सीधा सीधा उधार है, पैसा लिया पैसा वापस दिया जी। तो वो वाले जो प्रोजेक्शन वो जबरदस्ती लगवाते हैं आपसे, सस्टेनेबिलिटी फॉर दिस, उल्टे सीधे नाम ले लेके ग्लोरिफाइड, ठीक है ना। बायलैटरल जो है वो दूसरे कंसेशंस लेते हैं आपसे, जिसमें जो खारजी भी होते हैं, माशी भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये वाला हालांकि महंगा है, अपराइट है, लेकिन सीधी सीधी बात है भाई, लिए दिए खत्म बात। आपको वो कोई ये नहीं कहेगा कि जी मेरे बच्चों को यहाँ लगवाओ, हमारे कारखाने इतने लगवाओ, कुछ नहीं कहेगा। चौथी चीज है जो सबसे, जिसे कहते हैं गोल्ड माइन है, वो ओवरसीज। अब मैं आपको एक फैक्ट देता हूं, और आपके लिए भी शायद हैरानगी होगी ये सुनकर। 5 साल में पिछले ओवरसीज पाकिस्तानीज ने
पाकिस्तान में $145 बिलियन रेमिट किया। ये मैं बात कर रहा हूँ $145 बिलियन 5 साल में भेजे। जी, ठीक है ना। वाह। और इसी पीरियड में 5 सालों में सऊदी अरब, चाइना, यूएसए और आईएमएफ, ये चारों ने मिलाकर हमें $20 अरब। कितने? 20। रियली? ओह माय गॉड। सऊदी अरब ने तो 3 दिए हुए ना सिर्फ, हाँ, 3। और वो ऑयल दे देते हैं 1.2। चीन के जो है उसमें जो है कुछ 8-9 है, उससे पहले 5 साल से पहले थे जब सीपेक शुरू हुआ था। यूएसए ने पिछले 4 सालों में लिफ्ट ही नहीं कराई हमें। और आईएमएफ का प्रोग्राम पीटीआई ने 2019 में लिया था, और पीटीआई ने $3 अरब लिए थे उससे टोटल। अब आप इमेजिन करें कि आपकी एक सोर्स $150 अरब बगैर किसी सौदेबाजी के आपको देगी ना। उसने आपको बोला कि मेरे वीजा फ्री करो, उसने एक ईवीएम का राइट मांगा था, वो आपने खींच लिया उससे। आप उसको ताने देते हो कि आप बाहर बैठते हो, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हो, ये होते हो, वो होते हो। जिनसे आपने $20 अरब लिए, उनने आपसे पॉलिटिक्स भी करवा दी, आपकी जो है इंडिपेंडेंस भी ले ली कि आप इसको वोट करें यूएनओ में, इसको ना करें, आप हमें बेसिस दें, आप हमें ये करें, आप इस मुल्क के जो है ना अंदर अहम तैनातियों में ऐसे बंदे, वो भी वहां तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमने सुना है। ठीक है चीजें इनकी। तो वो $20 अरब दे रहे, तो आपको जब तक वो, आपने देखे यहाँ पे, अगर जब आप पाकिस्तान में रहते होंगे तो जब बकरा ईद होती है तो एक बहुत बड़ा बैल जो है 6-8 साल का बच्चा रस्सी लेके चला रहा था। हाँ जी। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बैल को अपनी ताकत का पता हो तो उसको वो जो है ना सैकड़ों लोग नहीं संभाल सकते। जब वो, आपने देखी होंगी वीडियोस भी, जब वो भागता है जो, ठीक है ना। तो बेसिकली पाकिस्तान वो बैल है जिसको ये जो है ये सब एक छोटी सी रस्सी पकड़ के चलाते हैं, और फिर जो है उस पे हमें आर्म ट्विस्ट करते हैं। अब हमें इस पीरियड में, इस गवर्नमेंट में आर्म ट्विस्ट की जो है, जैसे कहते हैं ना कि मैक्सिमम लगी है। Nobody has given us money। किसी ने भी नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना, सिर्फ मल्टीलैटरल जो मैंने आपको कहा ऑल वेदर होते हैं। आईएमएफ ने 1.2 दिया, उनको पता था कि हमारी किस्ती वापस आनी है, दे दो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया 1.5, उनको पता है हमारी किस्ती रुकेगी, दे दो, ठीक है ना। और चीन ने रोल ओवर कर दिया $2.3 बिलियन, वो उन्होंने देकर वापस ले लिया, ठीक है ना। तो इसके अलावा वो डोनर फटीक जो है वो मैंने आपको बता दी। फ्लड रिलीफ में भी पैसे नहीं आए। आईएमएफ, अच्छा अब सब ने जो है जहां ये जाते हैं सब एक बात कहते हैं आईएमएफ क्लियर कर लें फिर हम देख लेते हैं। अच्छा ये जो है हमें मैक्सिमम जिसे कहते हैं आर्म ट्विस्ट किया। अब इसमें हमने क्या किया, हमने अपना नुकसान खुद कर लिया। जैसे मैंने आपको कहा प्रिस्क्रिप्शन ऐसी हार्ड मिली कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बुरा हो गया। जैसे ही बुरा हुआ, जो हमारी सोर्स थी $150 बिलियन वाली रेमिटेंस, मंथली हम $3 बिलियन पे चले गए थे, वो रिड्यूस होकर $2.2 बिलियन आया लास्ट अक्टूबर में। यानी $800 मिलियन आईएमएफ आपको वन ऑफ देता है $1.2 बिलियन, और आपने एक महीने में रेमिटेंस में $800 मिलियन लूज कर ली। $800 मिलियन, बजाय आप इसको मार्केट करके 3 से 3.5 पे ले जाते, आपके सारे मसले खत्म हो जाते। आपने उल्टे सीधे रेगुलेशंस लगा लोगों के, स्टेट बैंक के थ्रू, कभी किसी को आर्म ट्विस्ट, कभी किसको, कभी इंपोर्ट्स बंद करके आपने उड़ा दी पकड़े। फिर एक दूसरी सोर्स हमने खोली थी, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, वो मार्केट बेस्ड था जी। तो वो जो है मार्केट बेस्ड था। जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा से मार्केट बेस्ड को वो लाइक करता हूँ। यहाँ पे वो जो है हमारे वो मकली के जमाने के, मैं कहूंगा मोइंजोदड़ो भी नहीं, मकली के जमाने के जो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जब वो रोशन डिजिटल में आप 7% पे बोरो करते हैं तो आप कहते हैं दिस इज एक्सपेंसिव बोरोइंग। और अगर आप और अगर आपको सऊदी अरब या यूएई या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ 3 पे देते हैं तो वो कहते हैं कंसेशनरी बोरोइंग। उस कंसेशनरी बोरोइंग की कंडीशनैलिटीज को देखिए आप। उस कंसेशनरी बोरिंग्स में वो जो अपफ्रंट कंसल्टेंसी मांगते हैं वो देखें आप। हाँ, बहुत कुछ आपको अपनी आजादी खोनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर इररेलेवेंट प्रोजेक्ट्स करवाते हैं आपसे।
ठीक है ना, ये तमाम चीजें वो कंसेशनरी से बहुत बेहतर है ये एक्सपेंसिव बोरिंग में समझता हूं। सही बात। ठीक है ना, तो आपने इसको तबाह कर दिया। 6 महीने में इसमें से विड्रॉल होना शुरू हो गया बजाय नया पैसा आने। तो गवर्नमेंट 660 मिलियन डॉलर के एनपीसी विड्रॉ हो चुके हैं विड्रॉ 6 महीने में। हाँ, और गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ था कि 16.8 बिलियन 1.6 बिलियन डॉलर इस साल ऑन टॉप करने थे जो हमने लास्ट ईयर जहां छोड़ के गए थे। तो ये आपने वहां पे भी रिवर्स लगा दिया पकड़ के। तो आपकी कमर्शियल बोरोइंग 7.6 बिलियन डॉलर करनी थी, 200 मिलियन डॉलर मिल गया। सिर्फ आई है, बिल्कुल। आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन लगाई, उससे जो इकोनॉमिक हालात हुए, आपकी रेटिंग गिरी। दुनिया में वैसे ही वो जो आपको मैंने अभी बताया जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट वाला, उनके लिए जो है उनकी थोड़ी सी पोजीशन स्क्वीज हुई और आपका रिस्क बढ़ गया, तो वहां से पैसे ही नहीं मिल रहे आपको। अच्छा, मुज़म्मिल एक छोटा सा सवाल पूछूं या आप जब ये कंक्लूड कर लेंगे। एक सवाल ये है कि थोड़ा सा हमें फिर लेके चलना कि इसकी रेमेडी क्या है और अभी क्या नजर आ रहा है आपको आगे चलते हुए। अच्छा जी, मैं बस ये बात तो तकरीबन हो गई कि पहले तो फ्लॉड है 40 बिलियन डॉलर में, इसको थोड़ा सा वो जो मैंने आपको मान गए जी। ठीक है ना। फिर दूसरी जो हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, उसकी वजह से हमने जो है जो हमें डोनर्स हैं, ये सारे लोग हैं, आईएमएफ है, वो हमसे प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा कहीं ये डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान को हमने 23 दफा बेल आउट किया है आईएमएफ प्रोग्राम के थ्रू, और फिर आईएमएफ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पोस्ट आईएमएफ जो है ना मैक्रो सेंटिमेंट्स उल्टा डिटेरिएशन की तरफ गया। होता क्या के बाद जो हमारा माहौल है वो और भी नीचे हो गया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब हो गई। बजाय ये होता था कि गैप जब आपकी मैक्रो बुरी होती थी तो आपको आईएमएफ चाहिए होता था, जब तक आईएमएफ नहीं होता था उसमें सारा जिसे कहते हैं ना कि बुराई आ जाती थी, महंगाई भी आ जाती थी, करेंसी भी गिरना शुरू हो जाती थी, सब कुछ हो जाता। और फिर जैसे ही आईएमएफ फिर आपको थोड़ा सा एक सख्त प्रोग्राम देता था, आप उस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते थे, तो रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते थे तो फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती थी। दिस इज फर्स्ट टाइम कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद स्टेबिलिटी नहीं है, करेंसी भी गिर रही है, रिजर्व्स भी गिर रहे हैं, लोन भी कोई नहीं दे रहा। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये आपका सवाल है कि ये चाह क्या रहे हैं बाहर लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो ये कि फॉर सम रीजन उनको पाकिस्तान के जो भी स्ट्रेटेजिक मसले हैं उनके साथ डिसएग्रीमेंट है पाकिस्तान का। वो जो कैंप है, मतलब एक चाइनीज कैंप कह ले, रशिया कैंप है, जो वेस्ट का कैंप है, वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट और हमारी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये तीन चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि एक है कि ये हम शिकार हैं अमेरिका चाइना की ग्लोबल राइवलरी का। दूसरा, हम शिकार हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट है, तो पाकिस्तान को इतना कमजोर करो कि ये हमारे पास आए कहें जी ये ले लो और पैसा ले लो। और तीसरी आप कह रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका जो ये जो इंतशार है उसकी वजह से ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे गया, ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईएमएफ कर रहा है ना, आईएमएफ ने हमें ओवरली बर्डन किया है इस दफा। जो जब मिफ्ता इस्माइल को प्रोग्राम नहीं दिया और उससे जो जो चीजें करवाई, और उस करने के बाद 2 महीने बाद विद इन 2 मंथ्स जो है फ्लड के बावजूद, मतलब उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके डू मोर 800 बिलियन। समहाउ मुझे लगता है कि दे वांट अस टू, मतलब एक हमें पीक ऑफ अनसर्टेनिटी पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक, जिसमें हम फिर ये कहेंगे यार वो नहीं होता जब आप परेशानी में होते हैं, मूवीज में देखा हो कि उस वक्त आप कहते हैं भाई आप सब कुछ ले लो, ये मेरे बंदे को बचा लो, बस समझ गए। तो उस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम देखें 23 प्रोग्राम में जब आईएमएफ हमें सीधा नहीं कर सका, तो जो है वो 24वां प्रोग्राम क्या करेगा, वो यही करेगा। ठीक है ना, वो भी इसी तरह हमारी घंटी लगाएगा। तो मुज़म्मिल क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईएमएफ ने जो नवंबर में ना आने का, ये क्योंकि ये आई डोंट नो व्हाट इज इन द माइंड ऑफ इसहाक डार,
बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि हमारी जो नवंबर और दिसंबर की अदायगियां ही है ना, सिर्फ अगर वो हम कर देते हैं तो हमारे रिजर्व में कुछ नहीं बचता, $2-3 अरब बचते हैं। और अगर आईएमएफ ने दिसंबर में पैसे नहीं देता और हमें इसी तरह जब आईएमएफ नहीं देगा तो वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, और ये जो बाकी बायलैटरल फंड्स की बात हो रही है सऊदी इधर उधर से, वो भी अभी मटेरियलाइज नहीं हो रहे, तो मतलब द क्राइसिस इज गोइंग टू बी अनइमेजिनेबल इन माय व्यू। तो क्या होगा? बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगे, लोन नहीं देंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उस स्पेल आउट करें जरा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये होती है ना कि एक होता है सडन डेथ, उसका शॉक अलग होता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर थी सडन, ठीक है ना, जिन्होंने यूक्रेन में स्टेक्स लिए हुए थे या रशिया में स्टेक्स लिए हुए थे, उस सडन डेथ की तो रेमेडी नहीं होती ना, वो तो एकदम कोलैप्स होता है ना। और एक होता है कि एक्सपेक्टेड डेथ, कि जी बहुत बीमार है, किसी वक्त भी वक्त पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान इस कैटेगरी में, तो दिस हैज बीन प्राइस इन एवरी डे, आपकी एक्सपेक्टेशन में, माइंड में, आपके डोनर्स के भी जहन में, जो आपके साथ बाहर ट्रेड कर रहे हैं उनके भी जहन में। आप एक तरीके से अनऑफिशियली तो डिफॉल्ट है ना, आप यहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स बाहर उनको रिपैट्रिएट नहीं करने दे रहे। आप जो है एयरलाइनों की, शिपिंग कंपनीज के जो पैसे यहाँ पे वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें बाहर भेजने नहीं दे रहे, एलसीज नहीं खोलने दे रहे, ठीक है ना, इंपोर्ट नहीं करने दे रहे। आपने इंटरनेशनल फोरम में, यूएसए यूएनए में जाके आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वी विल हेल्प ग्रोक, अगर आपने हमें पैसे नहीं देंगे तो, ठीक है ना। उस वक्त वहां जाके इन्होंने कह दिया हम पेरिस क्लब से बात करेंगे। इसहाक डार ने यूएस में जाके कहा नहीं, हम पेरिस क्लब में नहीं, हम चाइना से बायलैटरल लोन को रीनेगोशिएट करेंगे। तो मतलब आपने दुनिया को भी इंडिकेट कर दिया है ना, और आपके हालात, आपके मैक्रो इकोनॉमिक जो रिजर्व्स हैं, रेटिंग्स हैं, आपकी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, वो सब बता रहा है कि यू आर मतलब इधर ऑन ब्रिंक, और मतलब यू हैव पास द ब्रिंक अनाउंसमेंट की देर है, और वी आर जस्ट वेटिंग। हाँ, तो मुज़म्मिल होगा क्या? देखिए, होगा कुछ भी नहीं। आप मतलब ये अगर जब आप पेमेंट्स में, अभी श्रीलंका की एग्जांपल लें कि सारी चीजें फिर कैश में हो जाएंगी, मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई आपका राशन पानी बंद हो जाएगा, खुदा ना खास्ता ये वो। आपको हर चीज कैश में खरीदनी पड़ेगी, एलसी आपकी नहीं करेगा। हाँ, आपको 100% पेमेंट में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें जो है कि आप जब पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको फ्रेश डेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फ्रेश डेट नहीं मिलेगा तो फिर वहां पे आप जो है अपने लेंडर्स से रीनेगोशिएट करेंगे। तो आई थिंक हमारी जो डेट पेइंग कैपेसिटी है ना, ये रीपेइंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, रेमिटेंसेस गिर गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई, इन्होंने आउट ऑफ दिस मुज़म्मिल। देखिए, मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं कि देयर इज अ वे, और उस वे का सिर्फ सिंपल सा हल ये है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द लीडरशिप। और अगर लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस होगा तो आपके बायलैटरल लेंडर्स और वो भी जो है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं अनसर्टेनिटी की यहाँ पे गवर्नमेंट कितने दिन है, ठीक है ना, तो कोई भी आपसे नेगोशिएट नहीं करता इतनी, जब आपकी कम शेल्फ लाइफ हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि इलेक्शंस हो जाएं और जो भी आ जाए, और दुनिया को पता हो कि ये ही विल बी देयर। आज मैं इनको लोन दे रहा हूं, कल को कोई बात खराब होती है, कमिटमेंट डिसऑनर होता है, तो मैं इसके पास जाके बात कर सकूं। अच्छा, अभी जी सॉरी गो अहेड। जी, तो अभी जो है एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 6 मंथ दिस गवर्नमेंट इज फेसिंग, ऑन टॉप उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी इश्यूज है जो पूरी दुनिया में वो है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है क्रेडिबिलिटी से ज्यादा इनकी शेल्फ लाइफ का है। दूसरा जो मसला है जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फिडेंस जो है, हम पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको एक नंबर दिया, $145 बिलियन वाला, जी। मतलब पाकिस्तान को इस वक्त शॉर्ट टर्म में $10 से $15 बिलियन की जरूरत है। तो वो जो खान साहब ने आके एक छोटा सा फिगर आप एक और ले लें कि when इमरान खान came into power, remittances was $19 बिलियन, when he left it was $31 बिलियन।
12 अरब डॉलर का एक साल में फर्क। तो वो कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, लोगों को पता था कि ये हम वी आर मतलब सेंडिंग द मनी टू द राइट पीपल। तो ये पाकिस्तान ही पाकिस्तानियों को निकाल सकता है। अब 6 महीने में ये जो ओपन मार्केट और इसका जो फर्क है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बजाय पाकिस्तान में पैसा आने से के पाकिस्तान से पैसा निकल रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है, जी जी एक सवाल पूछो, सॉरी, ये आप अपना कंप्लीट कर ले, सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो सेल ऑफ एसेट्स है, प्राइवेटाइजेशन, इससे भी कुछ जनरेट हो सकता है? तो पहले अपना कंप्लीट करके फिर इस पे बात कीजिएगा। देखिए, सेल ऑफ एसेट जो है ना, ये जो एसेट्स को, एक तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एसेट्स ज्यादातर लॉस मेकिंग थे। पीआईए, वापडा, ये वो तो आपकी लाइबिलिटी बन गए थे। ठीक है ना? अब उसके बाद जो दूसरे रिमेनिंग एसेट्स है ना, उस रिमेनिंग एसेट को भी इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जगह गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनीज बन चुकी हैं। मतलब ये कि बिजली महंगी बन रही है, बेच सस्ती रहे, उसके जो पैसे वो इस कंपनी के प्रॉफिट जो है ना, इन्होंने गवर्नमेंट ने रोक ली, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं। तो आज वो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ वो एक लाइफलाइन बनी हुई है कि उनपे हुक्म चलाकर इस तरह करके अपनी गाड़ी चला रहे। तो गवर्नमेंट को जो है वैसे ही इन एसेट से निकल जाना चाहिए, डीरेगुलेट कर देनी चाहिए। बिजली वाला बिजली का रेट निकाले, सिर्फ ऊपर रेगुलेट करे, पेट्रोल वाला पेट्रोल का निकाले। इन कंपनियों को इमेजिन करें कि 10 अरब डॉलर की ओजीडीसी कंपनी होती थी 2005-6 में, इसकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू। नाउ इट इज लेस देन 1 बिलियन। 1/10। अच्छा, आप बात कर रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया था, आपने कहा था 6 महीने आउटफ्लो हुआ है। When I interrupted you for the question, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए ना, ये जो करेंसी इस वक्त 223 रुपए की ऑफिशियल रेट है, और आप सुनते होंगे कि जी जब कोई जाता है सफर करने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर खरीदने, तो उसको 240 में भी नहीं मिल रहा। तो ये जो गैप है ना 23 और उसका, ये 17 रुपए का गैप जो है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पीपल आर बाइंग एंड कीपिंग इन डॉलर होल्डिंग और दे आर सेंडिंग अब्रॉड। तो बजाय, अगर यही सिनारियो दूसरी तरफ होता, मतलब लोग पैसे भेज रहे होते, तो मतलब इतनी फरामी होती कि ओपन मार्केट और इसका रेट बराबर होता है। इसका मतलब ये कि इन्फ्लो साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है, ये एक और नेगेटिविटी हो गई है। तो एक्चुअली मैं किसी को एक आसान एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप शायद आप यू विल लाइक इट। 5 नमाजों में सबसे छोटी नमाज फजर की है, ठीक, लेकिन सबसे मुश्किल नमाज इसलिए कि उसके लिए उठना पड़ता है। ठीक है ना? तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारी कोताही या हमारी सुस्ती के वजह से उस छोटी नमाज को हमने अपने लिए सबसे मुश्किल बना दी। ठीक है ना? इसी तरीके से ये जो हमने अपने पॉलिसी सेट्स, प्रायोरिटीज, ये हमारे मसले इतने बड़े नहीं थे, ये सारे एड अप होके बहुत बड़ा हो गया। अब वो जो है मसले छोटे छोटे थे, जिसको हमने गलत तरीके से हैंडल किया। हमने ऑप्टिक्स गलत फेंके, हमने कैबिनेट जिस तरह की बनाई, फिर उसके बाद जिस तरीके के ट्रैवल शुरू हुए, फिर जिस तरह की तैनातियां शुरू हुई, फिर उसके बाद सामने क्रैकडाउन हुए, मीडिया का ब्लैकआउट हुआ। देखें, खबर जो है ना, अगर बने और उसको अगर फौरन सुना देना तो पब्लिक समझ जाती है। अगर उस खबर को छुपाने की कोशिश करे ना, तो फिर शकूक बढ़ते रहते हैं। ये गवर्नमेंट छुपा रही है। ये गवर्नमेंट ने मीडिया ब्लैकआउट करके सबसे बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी, और फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने ओपोनेंट्स पे उल्टे सीधे बेसलेस, जिसकी कोई न सर ना पैर, पूरी काबीना उसी में लगी रहती है, ये वो करके तो वो बेड़ा गर्क करा दिया पकड़। तो मुजामिल, इन समरी राउंड अप करते हैं डिस्कशन को। व्हाट, एक सोल्यूशन तो आपने बता दिया कि जी मार्केट कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप। अगर वो नहीं होता, इलेक्शन नहीं कराते, तो वी आर हेडिंग फॉर डिफॉल्ट। तो एक आम आदमी पर क्या असर होगा इसका? देखिए, सिंपल सी बात है। आम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक एक्सपेक्टेड डेथ होती है और एक सडन डेथ होती है। आम आदमी एक्सपेक्टेड डेथ की फेज में आ चुका है, विच इज वाई उसकी कमर टूट चुकी है, बिजनेस सेंटिमेंट खत्म हो चुका हुआ है,
एसेट प्राइस डिफ्लेशन हो चुकी हुई है, मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो 70 रुपए की बिकती भी नहीं है, स्टॉक मार्केट आपके सामने है। तो आम आदमी पे तो उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं, अब बस वो खबर की देर है। अब वहां पे आम आदमी उसकी जो है हीट फेस करना शुरू हो चुका हुआ है, और आप ये कहें कि जी इसके बाद और बहुत आम आदमी पे सख्तियां हो जाएंगी, आई थिंक वी हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट। हमें जो है मतलब आम आदमी सफर कर चुका हुआ है, वो महंगाई की शक्ल में आ चुकी हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में आ चुकी हुई है, वो जो है वैसे ही पेसिमिज्म की शक्ल में आ चुकी हुई है। अब देखें ना, गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया और उसमें उसने बोला 88% ऑफ द बिजनेसेस हैव सेड द कंट्री इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। तो मतलब ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग फिगर है, बिटवीन 15 to 24 years of age के जो मेल हैं, 62% ऑफ देम वांट्स टू लीव पाकिस्तान, एंड और फीमेल जो है 38%, 49% इन दोनों की एवरेज जो है दे वांट टू लीव पाकिस्तान। इट मींस के दे हैव गिवन अप, दे डोंट सी एनी फ्यूचर हियर, दे डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी। तो हम उस फेज में उतर चुके हैं, जो है ये अनाउंसमेंट्स और ये बस सिर्फ छुपाया जा रहा है, ब्लैकआउट्स हैं, इमरान खान बस कर करके जो है अटेंशन को डाइवर्ट की जा रही है। मेरे लिए भी ये $1 million क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन देयर माइंड, खास तौर पे इसहाक डार के, कि अगर ये ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सका और वो गवर्नमेंट में रहा और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है, हाउ दे आर गोइंग टू पॉलिटिकली सर्वाइव दिस डैमेज, क्योंकि 75 इयर्स में ये लेबल किसी पे नहीं लगा, और ये अगर लेबल लगा तो ये 13 जमातों पे एक साथ लग जाएगा, बिल्कुल, और उनके दोस्तों में भी, ठीक है ना। तो ये में इनके जहन में क्या है, कौन सी होप है, किसने क्या वादा किया है कि किस तरह रेस्क्यू कर देंगे अगर आपने ये अचीव करा दिया, दैट इज $1 million क्वेश्चन। बट इकोनॉमिकली इट्स इमिनेंट और अनअवॉइडेबल, क्योंकि जो कमिटमेंट्स इन्होंने लिए थे बाहर से और जो हमें सुनाए थे, वो कोई भी जो है मटीरियलाइज नहीं हुआ। तो मुसफ़िर, थैंक यू, बिल्कुल समझ गए, बहुत डार्क सिनारियो, ब्लीक सिनारियो है, और मुझे तो वही चीज नजर आ रही है जो आपने कहा, और इमरान ने भी उसका क्लियरली इंडिकेशन दे दिया कि इवेंचुअली हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं न्यूक्लियर, शायद हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल, मैं वक्तन आपको रीच आउट करता रहूंगा। एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी साइन ऑफ? मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें सबको जो है इस वक्त प्रायोरिटी में स्ट्रेटेजिक, आपने जो बात की स्ट्रेटेजिक एसेट्स की प्रोटेक्शन पे जो है काम करना चाहिए, और मैं आई हैव अ फुल फेथ कि जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉन पॉलिटिकल लोगों, वो जो है इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट हमारी सियासी गलतियों की वजह से उनकी जॉब मुश्किल हो रही है। साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया, ब्रिलियंट इनसाइट इनटू पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर लाइनिंग भी है। मैंने जब आपकी ये सारी समझ आई ना मुझे कि ये इतना डार्क और डूम एंड ग्लूम नहीं है जिस तरह IMF ने किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जी एयर करेंगे तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने मुज़म्मिल असलम साहब को सुना, ब्रिलियंट यंग इकोनॉमिस्ट, और जहां पर इन्होंने डार्क क्लाउड्स हमें काले बादल दिखाए, उसमें बहुत सिल्वर लाइनिंग भी है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर कॉन्फिडेंस और ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बेल आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइज़, इलाही आमीन, खुदा हाफ़िज़।